हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक स्वदेशी मूवमेंट, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसे देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को शुरू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शुरू किया गया आंदोलन था, जिसने इतिहास में आंदोलनों के विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित किया। दरअसल 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही थी और इसका केंद्र था बंगाल। ब्रिटिशों ने इसी आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया। इसके पश्चात संपूर्ण राष्ट्र ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की नई राह तलाशने लगा। इसी क्रम में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप एक बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसी आंदोलन में बहिष्कार प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन तेजी से देश के दूर दराज क्षेत्रों में फैलने लगा। नरम दल एवं गरम दल के अलावा उग्रवादियों द्वारा भी इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। व्यापक आंदोलन के द्वारा स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। नेताओं ने लोगों से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार करने की अपील की। देश के कोने कोने में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। औरतों ने विदेशी चूड़ियां और बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। यहां तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन के चलते विशाल जनसभाओं और प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। बड़े बड़े जिले, कस्बों, गांवों में जनसभाओं के आयोजन से जनता में राजनीतिक चेतना आई। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वदेशी संगठनों की भी मदद ली। इन संगठनों ने आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत और लोक नाटकों का सहारा लिया। गणपति महोत्सव और शिवाजी जयंती को तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बहुत लोकप्रिय बनाया और इसके माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। लोक नाट्य परंपराओं जैसे यात्रा के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। इस आंदोलन की
दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलन के नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना बहुत ज़रूरी है। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास से जुड़ा है। गांव के आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थान के लिए गांवों में रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अंतर्गत सामाजिक सुधार लागू करना तथा जाति प्रभुत्व, बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना शामिल था। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। बांग्ला साहित्य, विशेषकर काव्य के लिए तो यह स्वर्ण काल था। टैगोर, सेन, राय, दास इत्यादि के लिखे गीत क्रांतिकारियों, आतंकवादियों, नरमपंथियों, गांधीवादियों तथा साम्यवादियों सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, जो आज भी लोकप्रिय है। कला के क्षेत्र में भी यही वह समय था जब अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और मुगलों, राजपूतों तथा अजंता एलोरा की चित्रकलाओं से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि की उल्लेखनीय सफलताएं, आविष्कार स्वदेशी आंदोलन को और भी मजबूत बनाने लगी। अंततः हम देखेंगे बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राजनीति में भागीदार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा भी काफ़ी फैला और इसमें जमींदार, मध्यम वर्ग, छात्र, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आदि सभी शामिल हुए। इस तरह से यह विषय हमारा यहाँ समाप्त होता है। हमने देखा कि स्वदेशी आंदोलन मूल रूप से बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उपजा और इसने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। तो यह आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है आधुनिक भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, और जेपीएससी हो या बीपीएससी, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।